इटीना स्वदेश। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। और आज बाजार में रौनक फिर से लौटती हुई दिखी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि सुबह से ही तेजी बरकरार है। निफ्टी में करीब 70 अंकों की बढ़त देख रहे हैं और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ 600 अंकों से ज्यादा की भी मजबूती दिखा रहा है। और अच्छे नतीजों के बाद और कुछ ब्रोकरेज अपग्रेडेड के बाद एक्सिस बैंक इसको लीड कर रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर में शामिल है, लगभग 6% की वहां आप तेजी देख रहे हैं। इसी के पीछे है कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पे 2% की तेजी है। और इसके अलावा ओएनजीसी, एसबीआई, टाइटन, एचयूएल, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि दिवाली से पहले ही इन काउंटर्स में दिवाली आ चुकी है। कुछ गिरने वाले शेयर्स पे नजर डालें तो बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, एशियन पेंट्स, टीसीएस, ये कुछ काउंटर्स जरूर हैं, पर किसी में भी 2% से ज्यादा की गिरावट नहीं है। पर ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर भी फिलहाल हेल्दी ही नजर आ रही है। तो ये थी रही बाजार का क्या अभी मूड और माहौल है। पर अगले 1 घंटे आपके पोर्टफोलियो में रौनक फिर से लौटाने के लिए अब हम अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसांदेकर जी, और साथ ही हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दिवाली से पहले आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे पहले मंदार, आपसे एक बार समझना चाहेंगे क्या लग रहा है बाजार पे नजरिया दिवाली के लिए? क्या यहाँ से भी 100-200 पॉइंट्स की तेजी और देखें? और बैंक निफ्टी 41,000 क्या ऑन द कार्ड्स है? सृष्टि जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करने से पहले सृष्टि जी, पूजा जी और सभी इटीना स्वदेश से जुड़े हुए लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए सृष्टि जी, हम दिवाली के अवसर पर एक तेज़ी का माहौल बाजार में फ़िलहाल तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी ये इसी तरीके से कायम रहेगा, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं पॉजिटिव, तो वो एक बढ़िया सा एक ट्रिगर है मार्केट के लिए, वो सेंटिमेंट बूस्टर है। प्लस इसके साथ में अगर ग्लोबल मार्केट्स भी अगर ट्रैक करते हैं, यानी स्पेशली यूएस मार्केट्स ट्रैक करते हैं, तो यूएस मार्केट्स फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन में बने हुए हैं। वहाँ पे जो गिरावट थी वो रुक गई है, तो वो भी अपने बाजार को हेल्प कर रही है। मार्केट को अंडर करंट जो था हमारे मार्केट में, उसे मदद कर रही है। अब देखना एक ही बात है कि ऑल टाइम हाइज के नज़दीक जैसे ये बाजार जाता है तो वहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या वो ब्रेक कर पाता है, वो देखना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या दिवाली के समय और तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो मुझे लगता है हाँ। फिलहाल निफ्टी के केस में 17,600 और 17,400 इस तरीके का एक सपोर्ट बना हुआ है। इस सपोर्ट के ऊपर मुझे लगता है कि 17,800, 18,000 एक बार निफ्टी ट्राई करेगा ऊपर की तरफ। और अगर क्वार्टरली अर्निंग्स के अनाउंसमेंट अगर पॉजिटिव आते रहे तो ये बायस जो है ये पॉजिटिव होने वाला है। बैंक निफ्टी के केस में ऊपर में 41,200 से लेके 41,700 इस तरीके के लक्ष्य लगते हैं। ओके, तो ये था बाजार पे नजरिया, कौन से टारगेट्स जो है आपको ध्यान में रखने चाहिए। पर आइए कुछ नतीजों पे अब नजर डाल लें, और एक मैनेजमेंट को भी अब हमारे साथ जोड़ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेट्रो ब्रांड्स के मैनेजमेंट, जहां पे सबसे पहले कंपनी के कुछ नतीजों का आपको हाईलाइट दे दूं तो कंपनी की आय करीब 47% साल दर साल बढ़ती हुई नजर आई है। इनके मार्जिन भी लगभग 1% जो है इम्प्रूव हुए हैं, और इनकी प्रॉफिट फिगर्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 42% का जंप हमने साल दर साल वहाँ पे देखा है। आइए अब मेट्रो ब्रांड्स से हम बात करते हैं, और अब हमारे साथ मेट्रो ब्रांड्स के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। कंपनी के सीईओ कौशल पारेख हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इटीना स्वदेश पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। सबसे पहले जो नतीजे आए हैं और जो मार्जिन हमें देखने को मिले हैं, क्या आगे चल के उसे हम और बढ़ता हुआ देखेंगे? क्योंकि देखिए डिमांड ऑन द ग्राउंड अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और साथ ही कंपनी स्टोर एक्सपेंशंस भी कर रही है। क्या इन सब का बेनिफिट जो है हम आपके मार्जिन्स पे आते हुए देखेंगे, और क्या गाइडेंस रहेगी वहां पे? सृष्टि जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल पे हमें मुझे इनवाइट करने के लिए आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ओवरऑल सेल्स ट्रैक्शन की बात करें, मैं फॉरवर्ड लुकिंग तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो लास्ट 1 साल में जो हमने रिकवरी देखी है, पोस्ट कोविड 1 साल हमने इफेक्टिवली कंप्लीट किया है, तो ये सेल्स ट्रैक्शन जो है जो फर्स्ट क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग था, सेकंड क्वार्टर में भी स्ट्रॉन्ग रहा है, एंड वी आर होपिंग दैट अभी ये अक्टूबर टू दिसंबर जो त्योहारों का समय है, वहां पे भी अच्छा सेल्स ट्रैक्शन दिखाई देगा।
ओके। इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कौशल जी कि छोटे शहरों से किस तरह की डिमांड आ रही है, टियर 2 टियर 3 सिटी से कैसी डिमांड नज़र आ रही है आपको, और आपके आय में कितना हिस्सा इन शहरों से योगदान आता है? तो पूजा जी, ओवरऑल अगर हम डिमांड देखें, बी इट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों जोन की आप बात कर लीजिए, या तो आप ओवरऑल मेट्रो सिटीज टियर 1 2 3 सिटीज की बात कीजिए, ओवरऑल सेल्स ट्रैक्शन हमारे लिए Q1 Q2 दोनों में काफी स्ट्रांग और बढ़िया रहा है। अगर हम देखें हमारा ब्रेकअप ओवरऑल सेल्स का, सो अराउंड 30% ऑफ आवर सेल्स कम्स फ्रॉम 30% ऑफ आवर स्टोर्स आर इन मेट्रो सिटीज, अप्रोक्सीमेटली 38% सेल्स हमारा मेट्रो सिटीज से आता है। टियर 1 30% के करीब है, एंड टियर 2 एंड 3 अनदर 30-32% के करीब है। सो काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स है मेट्रो का, मेट्रो सिटीज में, टियर 1 में, टियर 2 3 सिटीज में। ओके, पर कौशल जी मैं एक बार आपसे फिर से मार्जिन्स पे जानना चाहूँगी। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पे डिक्लाइन हमने देखा है। कंपनी 36% का जो मार्जिन आपने लास्ट क्वार्टर दर्ज किया था, क्या वहाँ पे वापस से इंच बैक होते हुए हम आपको देखेंगे? और साथ ही आपने डिमांड का आगे पॉजिटिव मोमेंटम होते हुए बताया, ऐसी उम्मीद कर रही है कंपनी, पर क्या यहाँ पे कोई शिफ्ट देखने को मिल रहा है प्रीमियम सेगमेंट से? अब क्या मास सेगमेंट्स में कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं? पहले मैं ग्रॉस मार्जिन्स पे क्लेरिफाई करना चाहूंगा। हमारे इंडस्ट्री में जनरली Q2 एंड Q4 में एंड ऑफ सीजन सेल आता है एवरी ईयर। सो Q2 और Q4 के मार्जिन्स बिकॉज ऑफ एंड ऑफ सीजन सेल्स स्लाइटली सबड्यूड होते हैं एज कंपेयर टू ग्रॉस मार्जिन जो आप देखेंगे Q1 और Q3 में। सो ये बहुत सीजनल है, हर साल ये सेम एक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ एंड ऑफ सीजन सेल। अगर आप हमारा प्राइस पॉइंट देखें ना, हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 1500, एंड हमने स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रैक्शन ऑल अक्रॉस देखा है। तो इन्फ्लेशन से और बाकी सब फैक्टर से हम काफी इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं। कस्टमर्स आर नॉट डाउन ट्रेडिंग, वो नीचे के प्राइस पॉइंट वाले चीज नहीं देख रहे। इनफैक्ट वी आर सीइंग दैट कस्टमर्स एस्पिरेशनल हैं और उनको एस्पिरेशनल प्रोडक्ट चाहिए, उनको एक ऊपर लेवल मूव करना है अपनी एस्पिरेशंस को फिल करने के लिए। सो हमने कांस्टेंट ट्रेंड देखा है प्रीमियमाइजेशन का। अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो हमारा 86% ऑफ द सेल्स 1500 रुपए के ऊपर है। सो वो पर्सपेक्टिव से हमने डाउन ट्रेडिंग एज सच नहीं महसूस किया अभी तक। कौशल जी, एक आखिरी सवाल। अब त्योहारी सीजन चल रहा है और इस बीच हमने देखा जितनी भी फुटवेयर कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी डिमांड बताई जा रही है। ऑफ कोर्स वो चीज़ हमने देखी, स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रही थी आपकी कंपनियों में। मेट्रो ब्रांड के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ये फेस्टिव सीजन कैसा जा रहा है आपके लिए और किस तरह की डिमांड नज़र आ रही है? फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में नहीं कर पाऊंगा, बट जो सेल्स ट्रैक्शन हमने देखा था Q1 Q2 में, सिमिलर सेल्स ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में भी फील होगा। एक बात सिर्फ ध्यान रखने लायक है कि लास्ट ईयर में अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर वो क्वार्टर था जहां पे ग्रोथ ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस 66% ग्रोथ हुआ है। सो स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रैक्शन कंटिन्यू हो रहा है। अगले क्वार्टर में क्या होगा वो देखना पड़ेगा बिकॉज द सीजन हैज जस्ट स्टार्टेड। वेल यस, एब्सोल्युटली, वील ऑल्सो वॉच इट। एंड कौशल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है Q3 नंबर्स जैसा कि आप कह रहे हैं बहुत अच्छा मतलब आपको देखना होगा, पर हम उम्मीद करते हैं अच्छे ही नतीजे कंपनी घोषित करे। और दिवाली की आपकी और आपको टीम को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये थे मेट्रो ब्रांड्स का मैनेजमेंट, जहाँ पे आने वाली डिमांड को लेके, त्योहारी सीजन को लेके कंपनी काफ़ी एक्साइटेड है और इस बार के नतीजे भी काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। अभी तक कोई डाउन ट्रेडिंग का असर हमें नहीं देखने को मिल रहा है और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि लगभग सपाट कारोबार कर रहा है मेट्रो ब्रांड्स का शेयर। पर निवेशकों को इसने खुश ज़रूर किया है क्योंकि लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक देखे तो 80% से ज़्यादा का भी इसने एक रिटर्न दिया है।
तो चलिए ये बात थी मेट्रो ब्रांड्स की, पर अब वक्त हो चला है आपके कुछ सवाल जवाब शो में शामिल करने का। और अब हम प्रदीप जी का सवाल सबसे पहले शामिल करेंगे। ये L&T फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास इस कंपनी के 4300 शेयर्स हैं और 59 जो है इनकी बाइंग प्राइस है, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर काउंटर में कई सारे निवेशक जो हैं वो ऊपरी स्तरों पे फंसते हुए नजर आए हैं, पर प्रदीप जी की बाइंग काफ़ी अच्छी है। रवि जी, एक बार आपसे समझेंगे क्या कुछ लगता है इस कंपनी के बारे में, क्या फंडामेंटल स्टोरी डेवलप हो रही है? पूरे फाइनेंशियल स्पेस तो बस कर रहा है, पर क्या L&T फाइनेंस बेहतरीन बेट रहेगा इनके लिए? जी सृष्टि जी, फिलहाल तो अभी मेट्रो जिस हिसाब से L&T का मूव है और वापस से रिकवरी दिखी है, वो काफ़ी इंप्रूवमेंट रहा है। और सितंबर के जो रिजल्ट इनके आए हैं वो भी काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं। मार्जिन और यहाँ पे एबिटा ग्रोथ दोनों देखने को मिली है। चार्ट्स पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अप साइड का जो मोमेंटम है उसमें एक बार 100 और 105 ये लेवल तक आसानी से टच कर सकता है। यानी कि यहाँ से भी अभी 12 से 15% की रैली दिख सकती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रदीप जी को बने रहना चाहिए। अगर पोजीशन ऐड ऑन करना चाहे तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। और इस समय फाइनेंस से रिलेटेड में जितने भी शेयर है उनमें तो तेजी है ही है, लेकिन इसमें अभी अग्रेसिव तेजी थोड़ी सी और आ सकती है जैसे ही ये स्टॉक 85 के ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे बने रहिए और थोड़ी सी पोजीशन ऐड ऑन कर लीजिए। टारगेट होगा 105 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 105 का लक्ष्य जो है आप यहाँ पे ध्यान रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से इस्माइल जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास इन्फीबीम है जो मैंने 25 प्लस में खरीदा है। 1200 शेयर है जिसका बोनस आके 1200 हुआ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वैसा एवरेज करूं या फिर बाहर आ जाओ? ओके, एक बार अपना बाइंग प्राइस फिर से बताएंगे इस्माइल जी? कॉस्ट प्राइस 6760 की है। अरे 2560 की है। 2560 की, क्योंकि बोनस वो जो बोनस से आया था ना तो उसमें कम हुआ। 600 था, 600 बोनस से आया। जी जी, तो 1200 क्वांटिटी है, पर 25 रुपए पे आपने इसमें एंट्री ली है, तो नुकसान भी इसमें अच्छा खासा हो रहा है। एक बार रवि जी आपसे ही समझेंगे कि आप इनको फंडामेंटली गाइड कर पाएँ, क्योंकि इतना एक्टिव नहीं है ये काउंटर। और क्या लगता है कंपनी में कुछ ग्रोथ स्टोरी डेवलप हो रही है? मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर 52 वीक हाई के आसपास ही इन्होंने एंट्री ली है। क्या करना चाहिए इनको? सृष्टि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, वॉल्यूम भी कम ट्रेड हो रहे हैं, नंबर्स हैं लेकिन अग्रेसिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। देखिए, दो तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट की राय बनाते हैं। एक कि आपको मार्केट से जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा आपको रेवेन्यू मिले, और एक है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, बस इन्वेस्ट किया हुआ लेकिन उसमें कोई रिटर्न ना मिले। ये जो इन्फीबीम एवेन्यू फाइनेंशियल्स है, कुछ ऐसा ही स्टॉक है। मुझे लगता है आपको इस स्टॉक से इमीडिएट बेसिस पे निकलना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें अपवर्ड मोमेंटम नहीं हो सकता। 14 रुपए 60 पैसे के पास स्टॉक चल रहा है, 15-16 रुपए आ सकता है, लेकिन वो आपके लिए मार्केट को अंडर परफॉर्म करता जाएगा। देखिए, जब भी मार्केट में ट्रेड करिए, अच्छी क्वालिटी अच्छे स्टॉक्स को लीजिए जिनके अच्छे फंडामेंटल है, टेक्निकल पे अच्छा है, सेक्टर ग्रो कर सकता है, क्योंकि सरकार के साथ चलिए, आपका विकास अपने आप होगा। कुछ यही स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट पे भी फॉलो करिए। इस समय ग्रीन एनर्जी का सोर्स, आप पावर के स्टॉक्स में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। वो दो सेक्टर को पकड़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा मोमेंटम और ज्यादा अच्छी रैली मिलेगी। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप फोकस कर रहे हैं तो फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो स्टॉक्स को मत भूलिए। इनकी तरफ वापस अभी कंटिन्यू रखिए, अभी रैली इनमें बाकी है। पावर की तरफ जा रहे हैं तो टाटा पावर और अदानी पावर, ये दो शेयर हैं। तो आप इन 4 शेयरों पे फोकस करिए। इस तरह के स्टॉक से इमीडिएट बेसिस पे निकलिए। ऑलराइट, तो इस तरह के स्टॉक से निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। ये हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है। सोनीपत से अभिनव जी ने सवाल भेजा है। दीपक फर्टिलाइजर के शेयर्स हैं इनके पास, 100 शेयर्स 109 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। 109 यानी काफ़ी पहले की इनकी खरीद लग रही है। करीब करीब अगर चार्ट्स देखें हम तो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। ऐसा लग रहा है कि करीब 10 साल हो गए होंगे इनको होल्ड करे हुए, और तब से होल्ड कर रहे हैं। इनका जो स्टॉक प्राइस है जिस लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था 109 पे लिया था,
आई होप प्राइस सही है ये। तो जिस प्राइस पर इन्होंने लिया था वहाँ से करीब 10 गुना स्टॉक ये हो चुका है इस वक्त, और अच्छा फ़ायदा भी इनको हो रहा है। क्वांटिटी थोड़ी कम है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती तो शायद इनको यहाँ पर और ज़्यादा फ़ायदा होता इस शेयर में। अभिनव जी को बात नहीं हो पाएगी, तो हम समझ नहीं पाए कि अब ये करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर आगे। लेकिन रवि, दीपक फर्टिलाइज़र कैसा लग रहा है आपको? ये स्टॉक अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है इस वक्त, तो ये शेयर अभी इतना मुनाफा कमा चुका है, अभी भी होल्ड करना चाहिए इन्हें या फिर मुनाफा लेकर निकल जाएं? देखिए पूजा जी, इस समय ये दीपक फर्टिलाइजर एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप डेली, वीकली, मंथली, ईयरली 3 साल 5 साल पे देखें तो पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देंगे। इनफैक्ट 3 साल पे मैं रिटर्न देख रहा हूं तो मुझे 1031% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने केमिकल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर को सब्सिडी से एक फर्टिलाइजर प्राइसेस करने की कोशिश की, उसका फायदा दीपक फर्टिलाइजर को यहाँ पे सीधा सीधा मिल रहा है। अब ओवरऑल ये सेगमेंट अभी आगे आने वाले समय में लगभग 2 से 3 साल तो अच्छी रैली दिखाएगा ही दिखाएगा। तो अगर दिवाली का समय है, कुछ अगर आपको त्योहारों के लिए पैसे की जरूरत है, पार्टी करना है, घर वालों को कुछ खुश करना है, गिफ्ट खरीदने हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन पार्शियल बुक करिए, पूरा करने की जरूरत नहीं, थोड़े शेयर में बुक कर लीजिए, नहीं तो चलने दीजिए। 1250 ये है अगले साल दिवाली का लक्ष्य। और अभी की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे आपको करीब 1150 के पास 3 महीने में देखने को मिलेगा। तो मोमेंटम अप है, बने रहिए, ज्यादा अच्छा है, जरूरत है तो प्रॉफिट थोड़ा सा पार्शियली बुक कर लीजिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा है, देखिए करीब 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, अब देखिए इनका निवेश कहाँ पहुंच चुका है। 10 साल से होल्ड कर रहे हैं। हमने अभी चार्ट देखा तो 10 साल के पहले के लेवल्स ये आसपास दिखा रहे हैं, और क्लियरली देखिए उसका भी फायदा मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप, मार्केट में बने रहिए। उतार चढ़ाव इन्होंने भी स्टॉक में देखा होगा, लेकिन कन्विक्शन के साथ देखिए होल्ड कर रहे थे और फायदा भी हो रहा है इन्हें। तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना होल्ड करिए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हरिद्वार से मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। मोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा विप्रो में लिया है मैंने 80 शेयर 600 रुपए में। ठीक है, विप्रो और 76 रुपए में लिए हैं, लॉस हो रहा है बहुत। जी जी, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मंदार, आप सजेस्ट करिए विप्रो में क्या करें। इन्होंने 600 रुपए के आसपास ये स्टॉक लिया था, 80 शेयर्स लिए थे विप्रो के। अभी क्या करें, नुकसान काफ़ी हो रहा है। कब तक इनको थोड़ा बहुत रिकवरी दिख सकती है, कितना समय के बाद इनको इनके लेवल्स दिखाई देंगे? चार्ट्स पे आपको क्या लग रहा है विप्रो पर? देखिए विप्रो पिछले 8-10 महीनों का अगर चार्ट देखते हैं तो वीकनेस तो इस स्टॉक में है ही, प्लस शॉर्ट टर्म अगर चार्ट देखते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था 384 के लेवल्स पे, वो स्टॉक ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी भी उसी लेवल के नीचे है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स यानी 384 के नीचे जब तक ये स्टॉक ट्रेड करेगा तब तक इसमें वीकनेस बनेगा। एक ही बात है कि ये लेवल्स पे इसमें जो बिकवाली है उसमें बड़े वॉल्यूम्स नहीं दिखने को मिल रहे, तो इसलिए शायद ऐसे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक दे जाए। तो मेरी राय तो रहेगी कि 370 के स्टॉप लॉस से फिलहाल तो होल्ड कीजिए। और ये स्टॉप लॉस इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये जो लेवल है यानी ये स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो स्टॉक 330 रुपए तक नीचे गिर भी सकता है। तो इसलिए 370 के स्टॉप लॉस तो फिलहाल होल्ड करना चाहिए। अगर 384 के ऊपर का बाउंस बैक मिलता है तो ये स्टॉक ऊपर में 420 से लेके 450 के ऊपर की लेवल्स जो है वो दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में ही। तो ये लेवल थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। 370 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड कीजिए। ठीक है, तो मोहन जी यहाँ पे काफ़ी नुकसान आपको पहले ही हो चुका है, पर अभी 370 का स्टॉप लॉस बना के रुके रहिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी बिकवाली ऑलरेडी हमने देख चुकी है, पर 370 का लेवल एक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल आपको होल्ड करने की ही राय है। हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉक एक फिर से बाउंस बैक ज़रूर दिखाएं। पर चलिए अब वक्त हो चला है कमोडिटी मार्केट का रुख करने का, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कमोडिटी की ABCD।
तो हम कोशिश करते हैं कि कमोडिटी की ABCD में रोज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई जो बारीक बातें हैं उनको आसान भाषा में लेकर आपके लिए आए। और रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। तो विश्व मोहन, बताइए क्या है आज का टॉपिक? देखिए, त्योहारी हफ्ता है, शॉपिंग लोग खूब कर रहे हैं, तो शॉपिंग करनी है तो आपको शॉपिंग से जुड़ी हुई जानकारी भी चाहिए। प्योरिटी को लेकर आज हम बात करेंगे, यानी हॉलमार्किंग को लेकर। सबसे पहले जानिए कि कैरेट का हिसाब क्या होता है। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड खरीदते हैं तो यहाँ यानी 99.9% सोना आप खरीद रहे हैं। 22 कैरेट, जिसमें सबसे ज़्यादा देश में ज्वेलरी बनती है, अगर 22 कैरेट का आप गोल्ड खरीदते हैं या गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो यहाँ पर जो सोने की मात्रा होगी वो 91.6% होगी। 18 कैरेट में 75% सोना होगा, 25% की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग आमतौर पर होती है कॉपर की और चांदी की ज्वेलरी बनाने में। ज्वेलरी 18 और 22 कैरेट के इसलिए बनाए जाते हैं कि 24 कैरेट की ज्वेलरी में उसमें मोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से इसमें कुछ मिक्सिंग की जाती है। आमतौर पर चांदी और कॉपर की मिक्सिंग होती है। 14 कैरेट खरीदेंगे तो 58.5% गोल्ड होगा, बाकी मिक्सिंग की जाएगी। अब कैसे पहचानना है हॉलमार्क? हॉलमार्क अगर आपको पहचानना है तो BIS का तिकोना निशान होगा और ट्रायंगल का आपको शेप वहाँ पर दिया रहेगा। हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ सोने की प्योरिटी भी लिखी रहेगी कि कितना % सोना है, 916, 999 किस तरह का सोना है वो लिखी रहेगी। ज्वेलरी मेकिंग का साल भी लिखा रहेगा और जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी लोगो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें उसके गणित की, तो कैरेट कैसे कैलकुलेट होता है? 1 कैरेट गोल्ड यानी 24 से डिवाइड कर दीजिए एक को, उतना ही कैरेट सोना है। 18 और 22 कैरेट को समझिए, 22 कैरेट गोल्ड में सोना कितना शुद्ध है, तो 22 को 24 से डिवाइड कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 91.6% निकल जाएगा। 18 कैरेट को इसी तरह से 18 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से 24 से डिवाइड कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका 75% शुद्ध सोना यहाँ पर आपको निकल जाएगा। तो ये तो गणित है, लेकिन अब इसमें एक HUID, एक नया नंबर ऐड हुआ है। जो भी हॉलमार्क होते हैं ना, उनके लिए उस ज्वेलरी पर 6 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है, वही HUID नंबर है। इससे आप अपने ज्वेलरी को ट्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए BIS का एक ऐप भी है जिसमें केयर ऐप है। उस ऐप के जरिए जहां पर HUID फीचर्स दिए जाते हैं, उसके जरिए आप अपनी ज्वेलरी की पूरी जानकारी रख सकते हैं। और वेरीफाई HUID के फीचर्स के जरिए आप HUID के नंबर अपने ज्वेलरी को देख सकते हैं कि कहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितना प्योर है, कहाँ तमाम डिटेल्स आप इसमें केयर कर सकते हो ताकि आपको फ्रॉड से आप बच जाए। तो कोशिश यही है कि ऐप के जरिए हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता की जाँच की जाए और लोगों को प्योर सोना मिले। अब ज्वेलरी खरीदारी में क्या ध्यान रखना है? तो खरीदारी में ध्यान रखना है कि मेकिंग चार्ज पे कम से कम आपको खर्च करना है, ताकि जब भी आप रीसेल करने जाए तो आपको सोने की बेहतर वैल्यू मिल सके। और सिर्फ मेकिंग चार्ज का वहाँ पर नुकसान होगा कि आर्ट वर्क अलग चीज़ होता है, आर्ट वर्क के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जब वो सोना बेचने जाएंगे तो आर्ट वर्क की वैल्यू वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों का बात ध्यान रखें। लेकिन एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि जब भी गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर या कुछ भी खरीदे तो पक्की रसीद जरूर लें। 3% का GST जरूर देना पड़ेगा, लेकिन 100% के नुकसान से आप बच सकते हैं। धन्यवाद विश्व मोहन जी, पूरी डिटेल्स लाने के लिए। तो पूरे हफ्ते विश्व मोहन जी का फोकस था कि त्योहारी सीजन के चलते कौन सी बारीक बातों को आपको ध्यान में रखना है, खास तौर से सोने की जो खरीदारी आप करेंगे वहाँ पे कैसे आपको सतर्क रहना है, क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये हम आपके लिए कमोडिटी की ABCD में लेकर आए हैं। पर चलिए अब फिर से कुछ नतीजों का रुख कर लेते हैं। और इंडिया मार्ट इंटरमेश ने अपने नतीजे जारी किए हैं इस बार, और अच्छे नतीजे बोलेंगे क्योंकि तिमाही दर तिमाही कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है। इनकी आय में करीब 7% की बढ़त थी, मार्जिन्स ऑलमोस्ट स्टेबल है और साथ ही नेट प्रॉफिट में 45% का हमने इजाफा देखा है तिमाही दर तिमाही। आइए आगे समझते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ आउटलुक की उम्मीद करें, और उसके लिए अब हमारे साथ कंपनी के CEO एंड फाउंडर मिस्टर दिनेश अग्रवाल मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश, आपका स्वागत है 18 स्वदेश पे। और सबसे पहले दिवाली की आपकी और आपको टीम को ढेरों शुभकामनाएं। तो दिनेश, नतीजों पे अगर हम बात करें तो आपकी जो आय रही है दूसरी तिमाही में, वो आपकी जो गाइडेंस आपने दी थी 5 से 6% की, उसको एक्सीड करती हुई नजर आई है। क्या आगे भी ये ट्रेंड हम बरकरार होते हुए समझें, और आगे के ग्रोथ आउटलुक और साथ ही आय के लिए क्या आप गाइडेंस देंगे? नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें तो पहला क्वार्टर काफी सबड्यूड हो गया, क्योंकि FY21 में भी फर्स्ट क्वार्टर में लॉकडाउन था और FY22 में भी फर्स्ट क्वार्टर में कोविड-19 का सेकेंड वेव का काफी वो था। इसलिए स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर क्वार्टर पे ज्यादा दिख रही है। आई थिंक करीब वो 5% का जो हमने गाइडेंस दे रखा है वही ठीक है रहेगा आगे के लिए।
ओके दिनेश जी, तिमाही दर तिमाही आधार पर हम आपके नंबर्स देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एम्प्लॉय और जो अन्य आय खर्च था अदर एक्सपेंसेस वो बढ़े हुए हैं। क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं अलग चैनलों पे, पिछले साल से करीब इसी समय से हमने तेजी से कस्टमर काउंट बढ़ाने के लिए मैन पावर में काफी इन्वेस्टमेंट किया। 1.5 साल का पूरा पीरियड ऐसा था जिसमें कि काफी अनसर्टेनिटी थी, जब हमने कोई भी एम्प्लॉइज हायर नहीं किए थे, तो काफी सारा कैचअप करना था। और अगर आप देखेंगे तो उसका हमको फायदा मिल ही रहा है। करीब 8 से 9 हजार कस्टमर पर क्वार्टर अब हम ऐड कर पा रहे हैं, जो कि हम पहले 5 से 6 हजार से ज्यादा ऐड नहीं कर पाते थे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फेज है, ये इन्वेस्टमेंट फेज रहने की अभी उम्मीद है, और इसीलिए ये आगे चल के हमको ग्रोथ में और भी सहायता करेगा। ओके, पर दिनेश जी, इस बार नतीजों में अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। क्या कुछ खास कारण जिसकी वजह से ये जंप हमने देखा? नहीं, अदर इनकम में पिछले क्वार्टर में आई थिंक काफी सारा इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट हुआ था, और जिसकी वजह से मार्क टू मार्केट लॉसेस थे, और जो कि इस क्वार्टर में थोड़ा स्टेबलाइज होने की वजह से मार्क टू मार्केट गेन्स हैं। और कुछ हमारी जो अदर इन्वेस्टमेंट्स थी स्टार्टअप्स में, उसमें 2 इन्वेस्टमेंट्स में अपग्रेड हुआ है, क्योंकि वहां पे हायर वैल्यू पे प्रमोशन हुआ है, हायर वैल्यू पे वैल्यूएशन हुआ है। ओके, इसके अलावा ये भी समझना चाहिए कि मार्जिन को लेकर आपने FY23 के लिए गाइडेंस दिया था करीब 28 से 30% का, उसको लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, मेरे ख्याल से वो 28 से 29% के बीच में ही रहना चाहिए मार्जिन, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कॉस्ट ऑन द मैन पावर साइड अक्रॉस द इंडस्ट्री बढ़ रही है, और स्पेशली टेक्नोलॉजी में और सेल्स में। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन मैं ज्यादा वरी नहीं करूंगा। आई थिंक 28 से 29% मेंटेन करेंगे। ओके, दिनेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक है कंपनी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट, जहां पे आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक को लेकर वो पॉजिटिव है। हालांकि उन्होंने गाइडेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया है, जो कि रेवेन्यू और साथ ही इनके मार्जिन्स के फ्रंट पे हो। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखें तो ऑलमोस्ट सपाट ट्रेड करता हुआ आपको इंडिया मार्ट इंडमेश का IPO का स्टॉक प्राइस दिखेगा। पर पिछले साल से कौन से कॉर्पोरेट दिग्गज का जलवा हम देख रहे हैं और किसने सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाई है, आइए समझते हैं ये ट्रेंड सौमित से। तो अगर टॉप 10 कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें, जो बड़े नाम आते हैं या बिलियनर्स आते हैं, उसमें अगर हम देखते हैं तो टॉप 10 में सिर्फ एक ही आदमी ने वेल्थ क्रिएशन किया है ईयर टू डेट बेसिस में, और वो है गौतम अडानी। अगर आप उनका नेटवर्थ देखेंगे तो ऑन ईयर टू डेट बेसिस वो करीब $44 बिलियन से उनका नेटवर्थ बढ़ चुका है। अब ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उनके आप कंपनीज देखेंगे तो लिटरली उनकी जो शेयर प्राइजेस है वो डबल हो चुके हैं लास्ट संवत से लेकर अब तक। जैसे अडानी पावर में हमें करीब 223% के गेंस देखने मिले हैं, अडानी टोटल गैस में 116% के, अडानी एंटरप्राइजेज में 116% के, और अडानी ग्रीन और ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 69 to 79% के गेंस देखने मिले हैं। अब उसके अलावा सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा वेल्थ ऐड किया है ईयर टू डेट बेसिस, उनका रैंक 28 आता है, और वो टिकटॉक के फाउंडर है ज़ैंग गेमिंग। उनका जो नेटवर्थ है वो ईयर टू डेट बेसिस में करीब $10.4 बिलियन से बढ़ा है। अब इनके अलावा जो टॉप 5 आते हैं बिलियनर्स के लिस्ट में, उनके वेल्थ कैसे कम हुए हैं या कितने बड़े हैं वो देखते हैं। पहले तो इलॉन मस्क आते हैं टॉप फर्स्ट रैंकिंग में। उनका जो नेटवर्थ है वो करीब $208 बिलियन का है, और ईयर टू डेट बेसिस वो करीब $63 बिलियन से कम हो चुका है। बर्नार्ड अर्नोल्ड का जो नेटवर्थ है वो $136 बिलियन का है, और वो 41 बिलियन से कम हो चुका है। जेफ बेजोस का भी नेटवर्थ सिमिलर है 136.6 बिलियन का, बट वो ईयर टू डेट बेसिस में अगर हम देखें तो $56 बिलियन से उनका नेटवर्थ कम हो चुका है। गौतम अडानी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, $120 बिलियन का उनका नेटवर्थ है, जो कि $44 बिलियन से बढ़ चुका है। और आखिर में आते हैं बिल गेट्स, जिनका नेटवर्थ है $106 बिलियन, जो ईयर टू डेट बेसिस में अगर हम देखें तो करीब $32 बिलियन से वो कम हो चुका है अब के टाइम पे। ओके,
थैंक यू सो मच सौमित ये बताने के लिए कि किस तरीके से पिछले एक साल में हमने वेल्थ क्रिएशन होते हुए देखा है। पर सौमित हम आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आपने गौतम अदानी की तो बात करी किस तरीके से उनकी वेल्थ बढ़ती नजर आई है, पर शेयर के लिहाज से क्या आप बता पाएंगे दर्शकों को कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका जमकर प्रदर्शन देखने को मिला है पिछली दिवाली से लेकर अब तक, और कौन से शेयर्स ने निवेशकों को थोड़ा सा निराश जरूर किया है? अब अगर हमने टॉप 200 कंपनीज देखी मार्केट कैप के हिसाब से, और उसमें जो टॉप 10 आते हैं उसमें से तो 5 अडानी ग्रुप की कंपनीज के नाम हैं जिनके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो शॉफलर इंडिया, गुजरात फ्लोरो में करीब 110% के गेंस देखने को मिले हैं लास्ट संवत से लेके अब तक। उसके अलावा आते हैं पूनावाला फिनकॉर्प, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोलार इंडस्ट्रीज, जिसमें गेंस करीब 67 to 81% के आसपास है। अब टॉप 5 लूजर्स अगर हम देखें लास्ट संवत से लेके अब तक, तो जोमेटो और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 50% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला है। उसके अलावा सामिल, जो कि मदरसन सुमी का एक डीमर्ज्ड एंटिटी है, उसमें करीब 47% के फॉल देखने मिले हैं। उसके अलावा विप्रो और ग्लैंड फार्मा में लास्ट संवत से लेके अब तक 40 to 43% का गिरावट अभी तक हमें देखने मिला है। उसके अलावा अब ये संवत, जैसे कि अब नया संवत आ रहा है, हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जो एनालिस्ट के सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसका मतलब ये होता है कि जितने सारे एनालिस्ट के रेटिंग्स हैं उन सारे एनालिस्ट का रेटिंग बाय रेटिंग है इन स्टॉक्स पे। एम्बेसी ऑफिस रेट्स, इंडियन बैंक, एनएचपीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मैक्स हेल्थ केयर, ये 5 स्टॉक्स है जिसमें जितने भी एनालिस्ट लोगों के कवरेज है उन सब का जो रेटिंग है स्टॉक्स पे वो बाय है। उसके अलावा अगले 12 महीने में, मतलब अगले नेक्स्ट संवत तक कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, उसमें अगर हम देखें तो पावर फाइनेंस का टॉप करते हैं लिस्ट में, करीब 77% की पोटेंशियल अपसाइड एनालिस्ट को दिखाई देती है इस स्टॉक में। उसके अलावा यूपीएल है जिसमें 50% के गेंस एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल में भी 48% के, और सामिल और बायोकॉन की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 40 to 41% के गेंस एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को अगले 12 मंथ्स में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। हमारे पास अब व्हाट्सएप के जरिए सवाल भी आ रहे हैं। बरेली से सौरभ शर्मा जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है टाटा मोटर्स पर 1000 शेयर्स 434 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। मंदार, क्या सजेस्ट करेंगे आप? टाटा मोटर्स के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? इस वक्त तो इनको हल्का नुकसान हो रहा है, 400 के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, क्या करना चाहिए शेयर में? पूजा जी देखिए, टाटा मोटर्स तो एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है और फिलहाल सपोर्ट के ऊपर से तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर पिछले 1.5 साल का चार्ट अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर की तरफ इस स्टॉक में बिकवाली ही देखने को मिल रही है। 450 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वहाँ पे ये स्टॉक टिक नहीं पा रहा है। जो सपोर्ट है वो 390 से लेके 370 की लेवल्स में अच्छा खासा सपोर्ट इसमें बना हुआ है। पिछले 1 साल में मल्टीपल टाइम्स यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक भी कर चुका है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। 360 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 3 से 5 साल का अगर व्यू हो तो उस केस में हमें फिर से एक बार बाउंस बैक ऊपर की तरफ 490 से लेके 520 की लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। जो एक लंबा वाला मूव है, यानी एक इन्वेस्टर को जो एक मल्टी बैगर मूव चाहिए होता है, वो इसमें कब बनेगा? तो वो 520 530 के जो रेजिस्टेंसेस हैं ये ब्रेक करके जब ऊपर चलेगा तभी उसमें उस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल सपोर्ट पे है, इसलिए 360 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ऑलराइट, तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है राकेश पटेल जी ने। बंधन बैंक पर इनका सवाल है। 880 शेयर्स हैं और 272 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ और इनके लेवल्स के काफ़ी पास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है और काफ़ी हल्के मुनाफे में भी है ये। रवि, आपकी क्या राय होगी बंधन बैंक पर? कितना समय इनको इस स्टॉक में देना चाहिए और बंधन बैंक अच्छा लग रहा है आपको, या फिर बैंकिंग स्पेस में कोई और स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और इन स्टॉक्स में तेज़ी भी बनी हुई है। पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय बंधन बैंक देखते हैं, अगर आप अंडर करंट अगर बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं तो थोड़ा सा बंधन बैंक जो है वो निराश करता है। और वैसे ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा है और मोमेंटम में अगर रहेगा, या फिर टाइम की बात करें तो आपको 6 महीने 8 महीने में वापस से एक बार को 10-12% की रैली दिखा सकता है और यहां से भी इसका मोमेंटम अभी जारी रह सकता है। लेकिन आपने चूंकि यहाँ पे किया है कि अगर दूसरी
तरफ जाना है, तो वापस मैं यही कहता हूँ कि अगर इससे ज़्यादा अच्छे अग्रेसिव में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इन 2 स्टॉक्स की तरफ अगर स्विच करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि बंधन बैंक खराब है, लेकिन अगर इन तीनों को कंपैरिजन करिए तो नंबर 1 पे आता है आपका फेडरल बैंक, नंबर 2 पे आएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और नंबर 3 पे बंधन बैंक होगा। तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो शिफ्ट कर लीजिए, नहीं तो आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक में भी, और ये स्टॉक वापस से आपको 10 से 12% की रैली आने वाले 3 से 6 महीने में दिखा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए राय। पर आगे बढ़ेंगे, अब अगले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। समीर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। नमस्कार समीर, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? मैम गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली एडवांस में आपको और आपके व्यूवर्स को गुड मॉर्निंग और मेरे समीर, पैनलिस्ट को आपको भी। बिल्कुल। मैम मेरे 2 सवाल है। एक, मेरे पास अदानी विल्मार आईपीओ से लगा हुआ है 230 में, और प्लस मैंने एड ऑन करके 100 शेयर किए जिसके एवरेज प्राइस 353 है। ओके, तो इस बार समीर दिवाली तो काफ़ी अच्छी है आपकी, क्योंकि ये स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, आईपीओ भी लगा था आपका और साथ ही आपने और एड ऑन भी किया है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और रवि जी, एक बार आपसे समझेंगे, देखिए हम कई सारे एनालिस्ट से बात करते हैं, वो पॉजिटिव हैं काफ़ी अदानी विल्मार को लेकर, पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए एक चिंता ये भी हो जाती है कि काफ़ी ऑलरेडी रनअप देख चुका है ये स्टॉक, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें यहाँ पे, कहीं इतनी तेज़ी के बाद अब स्टॉक नीचे ना आ जाए। मार्केट के मूड और माहौल को देखते हुए और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए सृष्टि जी, मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर आपको बनारस जाना है तो आपने इस समय एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ रखी है। उसका एग्जांपल आपने अभी पीछे आपके ही एनालिस्ट स्वामी जी ने दिया कि जिस तरीके से अदानी ग्रुप यहाँ पर पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई है और नंबर अंडर 10 की रैंकिंग में वर्ल्ड में है, तो मुझे लगता है कि उनका साथ अभी पकड़ कर रखना चाहिए। हमने सही ट्रेन पकड़ रखी है। अब अदानी विल्मार की अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए हर समय फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं देखने को मिलता। उस कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है उसमें बहुत पॉजिटिव है। तो अभी आपने एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी हुई है, पकड़े रहिए। 850 तक की जो है वो रैली दिखा सकता है। तो मुझे लगता है बने रहिए, ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए, प्रॉफिट बढ़ेगा और दिवाली का जो बोनस है वो भी आपको देके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। पर रवि जी, आप बार बार बनारस का जिक्र करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ। एक्सप्रेस ट्रेन में जाने से ये होता है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, करीब 25 घंटे से ज़्यादा की जर्नी है, और दूसरी दिक्कत ये है कि टिकटें भी नहीं मिलती। तो ये कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, पर पॉइंट ये है कि समीर जी की जो बाइंग है वो ज़बरदस्त है, और इनका शेयर जो है ज़रूर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागता हुआ नज़र आया है। पर समीर जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, कोई और काउंटर जिस पे आपको राय जाननी है? मैम एक आईटीसी है मेरे पास जो 199 एवरेज प्राइस है, जिसके 1000 शेयर है मेरे पास। ओके, 199 एवरेज प्राइस है, यहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। रवि जी, एक बार आपसे ही समझेंगे। देखिए 10 साल के उच्चतम स्तर पे हमने आईटीसी को देखा, पर नतीजों के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। इस साल का स्टार परफॉर्मर इसको कहेंगे, पर क्या आगे भी भरोसा कायम है, और किस तरीके के टारगेट्स यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए? देखिए आईटीसी का शेयर जनरली हमें अच्छा लगता था जब बजट का टाइम होता था। बजट के टाइम पे सिगरेट के प्राइसेस जिस हिसाब से मूव करते थे उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, 350 का लेवल चल रहा है, सर बढ़िया प्रॉफिट है, चलने दीजिए। नंबर्स के बेसिस पे अगर जाते हैं तो वो आपको अग्रेशन काफी अच्छा दिखाई देता है। कंसोलिडेशन के बाद ही स्टॉक निकला है, और चाहे आप एबिटा ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, सभी में यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट बने हैं, तो चलने दीजिए। ये स्टॉक अगर 1 साल का टारगेट रखते हैं तो 430 रुपए का, और अगर 3 से 6 महीने में देखते हैं तो 380 और 390 के पास आके थोड़ा रुकता हुआ नजर आएगा। तो कंटिन्यू ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत सी रेटिंग एजेंसीज और उनसे आप देखेंगे तो सबको आपको आईटीसी उनके पोर्टफोलियो में जरूर दिखाई देगा। दूसरी तरफ है कि डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 3.5% का डिविडेंड यील्ड है, तो स्टॉक अगर रखा भी रहा तो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। बिल्कुल बने रहिए, अच्छा शेयर है। बच्चों को अगर आगे आप गिफ्ट करेंगे तो वो भी आपसे कहेंगे कि मेरे पापा ने सही डिसीजन लिया था, या अगर किसी ने आज खरीद के रखा है 20 साल बाद का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये उन्हीं स्टॉक्स में आता है।
बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आईटीसी में, और दोनों ही स्टॉक्स में ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त गुरुग्राम से राम प्रकाश कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है आपका। चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आईडीबीआई बैंक का सवाल है। उनका सवाल हमारे पास आ चुका है। 1250 शेयर्स, 1250 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं आईडीबीआई बैंक के, और 45 के भाव पर इनकी खरीद है। इनकी खरीद के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। मंदार, क्या सजेस्ट करेंगे आईडीबीआई बैंक में? बहुत हल्का मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है। चार्ट्स पे क्या और तेजी दिखाई दे रही है इन्हें, या फिर निकल जाए स्टॉक से? पूजा जी देखिए, पिछले 2 सालों से तो ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, यानी नीचे की तरफ 30 रुपए के आसपास इसमें सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर की तरफ 55 रुपए से लेके 65 रुपए तक इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये रेंज में जब तक रिस्पेक्ट करता है तब तक अगर ये होल्ड कर देते हैं तो ये ऊपर के लेवल्स टेस्ट करने के लिए ज़रूर जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ है कि इसका जो होल्डिंग समय है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, यानी 3 से 5 साल का अगर व्यू रखते हैं तो अपसाइड्स इनमें इस स्टॉक में बन सकती हैं। फिलहाल तो होल्ड कीजिए। इसमें जो स्टॉप लॉस है, अगर शॉर्ट टर्म वाला ट्रेड है तो इसमें 38 का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म वाला ट्रेड है तो 30 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें बनेगा। लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए। 48 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करने पे स्टॉक 55 रुपए तक चल सकता है। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं आप, 55 रुपए तक स्टॉक और चल सकता है। फिलहाल बने रहने की राय आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए, त्योहारी माहौल है, बाजार में तेजी बनी हुई है, और ऐसे में हम दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपके सामने एक एक करके लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त क्या व्यू बन रहा है मार्केट एक्सपर्ट्स का, ये हम आपके सामने रख लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, हिरेन वैद जो कि अल्केमी कैपिटल से हैं, उनकी राय से शुरुआत करेंगे। उनका मानना है कि स्मॉल कैप और साथ ही लार्ज कैप को, स्मॉल कैप्स इन पर्टिकुलर जो हैं वो इस वक्त लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेंगे, और मौके जो है वो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो देखे जाएंगे। मानना है हिरेन वैद का। 5 साल के लिए अच्छी स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में निवेश का नज़रिया बनाना चाहिए, यानी कि अच्छे रिटर्न्स या रिसर्च करके मिड कैप और स्मॉल कैप में जो अच्छे रिटर्न्स देने वाली कंपनियां हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनमें लंबी अवधि का निवेश करने की राय हिरेन दे रहे हैं। साथ ही स्मॉल और मिड कैप में लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न्स की पूरी आशा उन्हें नजर आ रही है। नील पराग पारीख जो कि पराग पारीख म्यूचुअल फंड से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना राय, अपने नजरिया रखते हैं। उन्होंने कहा कि आईटी कंपनियों के वैल्यूएशंस जो हैं वो इस वक्त उन्हें आकर्षक नजर आ रहे हैं। आईटी सेक्टर में इस वक्त जो ट्रेंड है वो काफी हद तक उन्हें पसंद आया, और इसके अलावा भी बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय रखते हुए उनका ये भी कहना था कि ऑटो सेक्टर भी उन्हें निवेश के लिए पसंद है। ऑटो सेक्टर में हम आए दिन देख रहे हैं अच्छी डिमांड भी है, और फेस्टिवल डिमांड का भी माहौल है, जो कि ऑटो सेक्टर को काफी हद तक अट्रैक्टिव बनाता है, और ऐसा ही मानना है नील का भी। वहीं एफएमसीजी कंपनियों के वैल्यूएशंस इस वक्त नील को महंगे नजर आ रहे हैं, तो आउट परफॉर्मेंस उन्हें नजर आ रही है आईटी और ऑटो सेक्टर में। एफएमसीजी में वैल्यूएशंस जो है इस वक्त उन्हें कुछ हद तक महंगे नजर आ रहे हैं। इन्हीं के साथ हमने बात की दिनेश ठक्कर से, जो कि एंजल वन के फाउंडर हैं। उन्होंने काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन की, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन और इंटरव्यू रहा वो, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देश में ब्याज दरें, महंगाई आज भी काबू में है। इन्फ्लेशन के फ्रंट पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति जो है वो इस वक्त बेहतर नज़र आ रही है, और स्थिति जो है वो काबू में है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है वो काफ़ी शानदार है, आगे यहाँ से और डेवलपमेंट और ग्रोथ की पूरी गुंजाइश उन्हें नज़र आ रही है, और बाजार के लिए अगले 10 से 15 महीने जो हैं वो काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक हैं और काफ़ी बेहतर हैं। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर देश के दिग्गजों का, मार्केट्स के दिग्गजों का भरोसा लगातार कायम है। बिल्कुल, तो मार्केट पे भरोसा कायम है दिग्गजों का। मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी लिस्ट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो और भरोसे कायम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में भी वैसा ही कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पर चलिए फिर से कुछ फटाफट से कुछ क्वेरी शामिल कर लेते हैं। अब वेदपाल सिंह जी का सवाल है, ये एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 शेयर्स हैं इसके, और 45 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। और रवि, आपसे एक बार समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स, क्योंकि यहाँ पे इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। पर क्या ये स्पेस और ये कंपनी आपको पसंद आती है? कुछ रिकवरी की उम्मीद रखें?
बिल्कुल, आपने सृष्टि जी यहाँ पे सही बोला। इनको बहुत ज़्यादा रिकवरी के फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि चांसेस यहाँ पर हैं। 32 रुपए पे ये स्टॉक चल रहा है और समय ये आ गया है कि आप इस तरीके के स्टॉक्स में अब निवेश करने से बचिए। इसकी जगह आपको अगर इसी सेक्टर में रहना है तो आप एनबीसीसी से ज़्यादा अच्छा है कि आप निकल करके रेल विकास निगम में जा सकते हैं, दिलीप बिल्डकॉन में जा सकते हैं या फिर एनसीसी में जा सकते हैं। मैंने 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, रेल विकास निगम में जा सकते हैं, एनसीसी में जा सकते हैं या फिर दिलीप बिल्डकॉन में जा सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर में ही अगर रहना तो आप ये स्टॉक चूज करिए, नहीं तो अदरवाइज पूरे शो में मैंने 2-3 स्टॉक्स की चर्चा ज्यादा करी है। बैंकिंग सेक्टर से फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, आप उनकी तरफ स्विच करें, ज्यादा अच्छा है। ये स्टॉक्स आप अगर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी इस्तेमाल अगर रखते भी हैं तो आपका बस शेयर में इन्वेस्टमेंट बना रहेगा, पर आपको कोई रिटर्न मिलने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मुझे लगता है आपने निवेश किया है पैसा कमाने के लिए, तो निवेश को बढ़ने दीजिए और इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। ओके, तो पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये राय आ रही है। और साथ ही विकल्प भी कौन से ध्यान में रखें वो भी आपको रवि जी ने सुझाए। पर चलिए इसी के साथ शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। रवि और मंदार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को उनकी स्टॉक क्वेरीज पे राय देने के लिए। मुझे और पूजा जी को दीजिए यहीं पे इजाजत, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार से जुड़ा पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन आपके साथ चल जुड़ेंगे।